शुरुआत करते हैं हम चैप्टर किरण प्रकाशिकी से। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण को आपतित किया जाए तो परावर्तित किरण कैसी प्राप्त होगी, देखते हैं। ये अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु, इसका ध्रुव P। ये इसका वक्रता केंद्र है C। P और C को मिलाने वाली इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यदि मान लो इस अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण को आपतित किया जाए मुख्य अक्ष के समानांतर, हमें इस स्थिति में पता करना है कि परावर्तित किरण कैसी होगी। इसके लिए हमें परावर्तन के नियम का पालन करना होगा। यदि एक गोला है और एक गोले पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, ये गोले के केंद्र से गुजरती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, गोले पर खींची गई लंबवत रेखा गोले के केंद्र से गुजरती है। यह अवतल दर्पण भी एक गोले का हिस्सा है और उस गोले का केंद्र है वक्रता केंद्र C। इस अवतल दर्पण के किसी भी बिंदु पर यदि अभिलंब खींचेंगे, वो अभिलंब वक्रता केंद्र C से गुजरेगा। इस बिंदु पर अभिलंब खींचा जाए, ये वक्रता केंद्र C से गुजरता है। ये रेखा कार्य करती है अभिलंब का। यदि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से थीटा कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब से थीटा कोण बनाएगी और यह हमें परावर्तित किरण देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक विशेष बिंदु से गुजर रही है। इस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु F। निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ, यदि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब हम दूसरे एक और प्रकाश किरण के लिए उत्तर को देखना चाहेंगे। इसमें प्रकाश किरण को मैं फोकस बिंदु से होते हुए आपतित कर रहा हूं। ये फोकस बिंदु से होते हुए परावर्तित किरण के लिए अभी भी हमें इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र C से गुजरेगा और ये इस प्रकार से रेखा अभिलंब का कार्य करेगी। ये अभिलंब बन गया। यदि आपतित प्रकाश किरण ने अभिलंब से थीटा कोण बनाया, परावर्तित किरण भी थीटा कोण बनाएगी और थीटा कोण पर जब हम परावर्तित किरण को दर्शाते हैं, हमें देखने को मिलेगा कि परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। अगले डायग्राम को देखें। यदि एक प्रकाश किरण को ध्रुव P पर आपतित किया जाए, इस स्थिति में परावर्तित किरण क्या रहेगी? उत्तर के लिए हम ध्रुव P पर अभिलंब खींचेंगे। हमेशा आपको याद रखना है, अवतल दर्पण के किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है, तो यहां पर भी ध्रुव P पर अभिलंब खींचेंगे, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगा। ये रेखा अभिलंब का कार्य करेगी। आपतित प्रकाश किरण ने अभिलंब से थीटा कोण बनाया, परावर्तित किरण भी अभिलंब से थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार से यह परावर्तित किरण प्राप्त होगी। यहां नियम ये रहेगा, यदि किसी प्रकाश किरण को ध्रुव P पर आपतित किया जाए
आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती है। तो ये इस प्रकार से डायग्राम अवतल दर्पण के लिए रहे। अब हम उत्तल दर्पण के लिए देखना चाहेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण कैसी होती है। उत्तल दर्पण में ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C। यदि इस पर एक प्रकाश किरण को आपतित किया जाए मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तित किरण क्या होगी, उत्तर के लिए इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है, ये रेखा अभिलंब का कार्य करती है। आपतित प्रकाश किरण ने यदि अभिलंब से थीटा कोण बनाया, परावर्तित प्रकाश किरण भी थीटा कोण पर होगी और ये परावर्तित प्रकाश किरण। यदि इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, मुख्य अक्ष के एक विशेष बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु का नाम है फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु F। उत्तल दर्पण के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं। यह मुख्य अक्ष की रेखा, इस पे एक प्रकाश किरण को आपतित करेंगे ध्रुव P पर। परावर्तित किरण कैसी होगी, उत्तर के लिए इस बिंदु पर खींचेंगे अभिलंब। बिंदु P पर अभिलंब खींचा जाए, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगा। यहां यह मुख्य अक्ष की रेखा अभिलंब का कार्य करती है। यदि आपतित किरण ने अभिलंब से थीटा कोण बनाया, परावर्तित किरण भी अभिलंब से थीटा कोण बनाएगी और यह परावर्तित किरण रहेगी। यहां नियम इस प्रकार से बना, यदि किसी प्रकाश किरण को ध्रुव P पर आपतित किया जाए, आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है। अवतल दर्पण, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C, और ये रेखा हमारे पास मुख्य अक्ष का कार्य करती है। यदि वस्तु को यहां रखा जाए तो हम कहेंगे ध्रुव P तथा फोकस बिंदु के मध्य है। वस्तु को यहां रखने पर हम कहेंगे फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य है। वस्तु को यहां रखने पर हम कहेंगे वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य स्थित है। मान लो कि हमारे पास AB नाम की वस्तु है और इस वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित किया है और हमें इसके प्रतिबिंब की रचना करनी है। प्रतिबिंब का ये नियम है, वस्तु के किसी बिंदु से दर्पण पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस नियम का पालन करते हुए AB वस्तु के B सिरे से एक प्रकाश किरण को आपतित किया जा रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर। परावर्तित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। एक अन्य प्रकाश किरण को मैं आपतित कर रहा हूं फोकस बिंदु से होते हुए, और इस स्थिति में परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। आप देख सकते हो, एक परावर्तित किरण ये, दूसरी परावर्तित किरण ये।
ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। इस मिलने वाले बिंदु पर बिंदु बी का प्रतिबिंब बनेगा बी डैश। इसी प्रकार AB वस्तु के प्रत्येक बिंदु से इस दर्पण पर प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं और उन बिंदुओं का प्रतिबिंब बी डैश के ऊपर बनता रहता है। उन सब को मिलाने पर संपूर्ण प्रतिबिंब हमारे सामने बनता है A डैश B डैश के नाम से। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। यहां पर इस स्थिति में यह प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण के लिए अन्य चित्र हम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है। उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं चित्र कैसा बनेगा। यहां पर ये सामने की स्थान ऐसा है, इससे यदि प्रकाश किरण को आपतित किया जाए तो परावर्तित नहीं होगी। ये अपारदर्शक सतह, ये इधर चमकदार सतह है, इसके सामने वस्तु को स्थित करते हैं। नाम आता है वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने स्थित है। बी सिरे से प्रकाश किरण को आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने वाले चित्र को पहले बनाते हुए यह परावर्तित प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण को मैं आपतित कर रहा हूं ध्रुव P पर। आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती है। आप देख सकते हो ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी। यदि इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाया जाए, इनका मिलना संभव नहीं है। इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों इस बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु पर B का प्रतिबिंब बनेगा B डैश और संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। आप देख सकते हो कि यह प्रतिबिंब आभासी ध्रुव P तथा फोकस बिंदु के मध्य बन रहा है। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरियों और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। यह अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, इसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। P और C से गुजरने वाली इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। यदि इस अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण को आपतित किया जाए मुख्य अक्ष के समानांतर, हमें पता करना है कि इस केस में परावर्तित प्रकाश किरण कैसी होगी। उस परावर्तित प्रकाश किरण के लिए यहां इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब खींचे, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है। इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे, ये वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है। ये रेखा कार्य करती है अभिलंब का। परावर्तन के नियम से आपतित प्रकाश किरण ने यदि अभिलंब से थीटा कोण बनाया
परावर्तित किरण भी अभिलंब से थीटा कोण बनाती है और ये हमें थीटा कोण परावर्तन कोण प्राप्त हुआ। आपतन कोण थीटा, परावर्तन कोण भी थीटा। इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं ए, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया एन। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इस कोण का नाम रहेगा ए एन सी और इस कोण का नाम रहेगा सी एन एफ। तो हमारे पास आंसर आता है इससे कोण ए एन सी बराबर कोण सी एन एफ बराबर थीटा। यह हमें संबंध प्राप्त हुआ है परावर्तन के नियम से। अब इसी में हम देखेंगे ये रेखा और ये रेखा समानांतर, मुख्य अक्ष की रेखा और आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर है और ये डॉटेड रेखा तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। यदि ये कोण थीटा है, एकांतर कोण के नियम से ये भी कोण थीटा बनेगा। इस थीटा का नाम रहेगा एन सी एफ। कोण एन सी एफ का मान इस कोण अर्थात ए एन सी के बराबर होगा। तो एकांतर कोण के नियम से कोण ए एन सी बराबर कोण एन सी एफ बराबर थीटा। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों में आप देख सकते हो एन सी की वैल्यू सी एन एफ के इक्वल, एन सी की वैल्यू एन सी एफ के इक्वल, इसलिए ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कोण सी एन एफ बराबर कोण एन सी एफ बराबर थीटा। निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि ये जो एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एन सी एफ, इस त्रिभुज में ये थीटा और ये थीटा दोनों कोण बराबर हैं। यदि हम किसी त्रिभुज की बात करें जिसमें दो कोण बराबर है तो कोणों के बराबर होने पर इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस नियम का पालन करने पर इस थीटा कोण के सामने की भुजा एफ सी, इस कोण थीटा के सामने की भुजा एफ सी, इस थीटा के सामने की भुजा है एन एफ। तो एफ सी का मान एन एफ के इक्वल होगा। त्रिभुज एन सी एफ में भुजा एन एफ बराबर भुजा एफ सी। एन एफ और एफ सी भुजा एक दूसरे के इक्वल। उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें एक बिंदु मानना पड़ेगा और वो बिंदु इस प्रकार से मानते हैं यदि बिंदु एन ध्रुव पी के अत्यधिक निकट है, यदि बिंदु एन ध्रुव पी के अत्यधिक निकट है तो इस स्थिति में भुजा एन एफ भुजा पी एफ के बराबर होगी। एन एफ की वैल्यू पी एफ के इक्वल। तो इस स्थिति में हम लिखते हैं एन एफ बराबर पी एफ। आप देख सकते हो एन एफ का मान एफ सी के बराबर भी, एन एफ का मान पी एफ के बराबर भी। अतः इस स्थिति में एफ सी और पी एफ एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः पी एफ बराबर एफ सी। अब हम चित्र में देखते हैं P तथा F के मध्य की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। P तथा C के मध्य की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, P से F तक की दूरी फोकस दूरी। तो चित्र से PC बराबर PF प्लस FC, इस PC दूरी की वैल्यू PF प्लस FC के इक्वल। और हमारे पास निष्कर्ष है कि FC की वैल्यू PF के इक्वल है। यहां FC के स्थान पे PF को पुट करेंगे तो ये बनेगा
PC इक्वल टू PF प्लस PF, PC इक्वल टू 2PF। यहां PC P तथा C के मध्य की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। PC को लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या का सिंबल है कैपिटल R। PF ध्रुव P तथा फोकस बिंदु के मध्य की यह दूरी कहलाती है फोकस दूरी। PF बराबर फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बनेगा, अतः कैपिटल R इक्वल टू 2F, दिस इंप्लाइज F इक्वल टू R/2। निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये इनमें संबंध है। अवतल दर्पण के लिए मैं आपको एक विशेष वस्तु के प्रतिबिंब का चित्र बताने जा रहा हूं। यह अवतल दर्पण का ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C। P और C को मिलाने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष हो गई। अब इसमें वस्तु केवल बिंदुवत है, जिसको मैं A नाम से दे रहा हूं, और हमें इस बिंदुवत वस्तु के प्रतिबिंब की रचना करनी है। अब प्रतिबिंब की रचना के लिए मुझे इससे दर्पण पे 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों को आपतित करना होगा। एक प्रकाश किरण में आपतित करने जा रहा हूं इस प्रकार से। अब इसमें परावर्तित किरण कैसी होगी हमें पता होना चाहिए। परावर्तित किरण के उत्तर के लिए इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। आपको पता है कि अभिलंब वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है। यदि इस बिंदु पर अभिलंब खींचा जाए, मैं इसको वक्रता केंद्र C से पास कर रहा हूं। ये रेखा इसमें अभिलंब का कार्य करेगी। आपतित प्रकाश किरण ने यदि अभिलंब से थीटा कोण बनाया, परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी अभिलंब से थीटा कोण बनाएगी। यहां पर ये इस प्रकार से आपको परावर्तित प्रकाश किरण देखने को मिलेगी थीटा कोण पर। अब एक और प्रकाश किरण को आपतित करेंगे। बिंदु A से वो अन्य प्रकाश किरण में आपतित कर रहा हूं ध्रुव P पर। इसके लिए आपने पहले भी नियम सुना था, ध्रुव पर यदि किसी प्रकाश किरण को आपतित किया जाए, आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए इस समय ये प्रकाश किरण जो हमने आपतित की है, ये मुख्य अक्ष के अनुदिश ही है। मुख्य अक्ष के अनुदिश होने से इसके लिए आपतन कोण 0 हो गया। यहां आपतन कोण 0 होने पर परावर्तन कोण भी 0 बनेगा। तो परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश ही होगी। चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि एक परावर्तित प्रकाश किरण ये, एक परावर्तित प्रकाश किरण ये, दोनों इस बिंदु पर कट कर रही हैं। इस कट किए गए बिंदु पर बिंदु A का प्रतिबिंब बनेगा A'। तो इस प्रकार से यदि वस्तु A को वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु A' के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है।